So now we are going to discuss Regulating Act of 1833 या चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1793 1793 और 1813 को हम लोगों ने स्किप कर दिया क्योंकि बुक में भी वो नहीं है और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जैसा मैंने पहले बोला था। तो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ या चार्टर एक्ट ऑफ 1773 इसमें हुआ गया था कि जो सारी पावर थी, तो वी डिस्कस्ड इन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कि all the legislative power to be given all the legislative power started to be given, not given, is what I said, started to be given गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसका मतलब क्या था कि जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनकी जो पावर थी वो सारी पावर ट्रांसफ़र हो चुकी थी किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। मतलब बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनकी जो पावर हो चुकी थी उनकी पावर ज़ीरो हो चुकी थी। वो लोग पहले इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे बट अब वो लोग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर वर्क करते, मतलब उसकी परमिशन के बिना वो लोग कोई डिसीजन इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकते थे। तो नाउ अब ये जो शो हो गया ये हो गया वन मैन शो। तो एक्चुअली तो ये किया क्यों गया, क्योंकि इसके पीछे करने का रीज़न ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो इंडिया में सेंट्रलाइजेशन चाहती थी। तो सेंट्रलाइजेशन किया किसने और क्यों? सिंपल सी बात है, चाहता कौन था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रलाइजेशन था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया। क्यों? क्योंकि वो इंडिया में अपना पूरा वर्चस्व चाहते थे। दे वांटेड टू कंट्रोल होल इंडिया। नो दे नॉट वांटेड टू कंट्रोल ओनली ईस्ट इंडिया कंपनीज टेरिटरी। मतलब कि उस टाइम तक जो है पूरे इंडिया पे ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा नहीं था, कुछ मतलब मैक्सिमम पार्ट पे था बट पूरे इंडिया पे नहीं था। तो ये जो पूरा गेम चल रहा था भाई, ये जो गेम था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए था ही नहीं। ये जो गेम था वो था पूरे इंडिया, जो बचा हुआ इंडिया का जो पार्ट था उस पर कब्जा करने के लिए। जैसे इंडिया का बोलते हैं ना कि इंडिया वॉज अ गोल्डन स्पैरो। उस टाइम पे इंडिया सोने की चिड़िया था, बट नहीं, इंडिया सोने की चिड़िया नहीं था। इंडिया जो था वो सोने का बाज था। मतलब इतना ज़्यादा प्रॉस्परस कंट्री थी कि जिसको इतना ज़्यादा लूट लिया उसके बाद भी आज भी स्टेबल है। और उसकी मतलब उसका जो सिविलाइजेशन है आज भी, मतलब वर्ल्ड की सबसे पुराना सिविलाइजेशन है इंडिया का, तो आज भी अलाइव है और स्टेबल है इतना लूटने के बाद भी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो मेन मकसद था ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने का था ही नहीं भाई। वहाँ दिख रहा था लालच कि कुछ लोग वहाँ पे जॉब करने का ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया में ट्रेडर के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, और वो लोग देखते देखते बहुत कम टाइम में दुनिया के टॉप अमीरों में की लिस्ट में आ गए। मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है, तो भाई इनको कंट्रोल करो। ये जो पैसा करप्शन का अपने अंदर कर रहा है उनको रोक के वो पैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर लेकर आओ। तो वो मेन मोटिव था। तो सेंट्रलाइजेशन करना स्टार्ट हुआ। तो मतलब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया में आज सेंट्रलाइजेशन है? नहीं, इंडिया में जो आज है वो डिसेंट्रलाइजेशन है। मतलब कि सेंट्रल में गवर्नमेंट आपको अलग देखने को मिलती है, स्टेट्स में आपको गवर्नमेंट देखने को अलग मिलती है। उसके बाद जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर दिखता है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ सेंट्रलाइजेशन। बट एक्चुअल में अगर बोलूँ तो ये सेंट्रलाइजेशन था ही नहीं। अब आप बोलोगे कि भाई अभी जस्ट आपने बोला कि ये सेंट्रलाइजेशन था ना, इट वॉज नॉट अ सेंट्रलाइजेशन, इट वॉज अ कॉलोनाइजेशन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ से कॉलोनाइजेशन स्टार्ट किया। तो इंडिया यहाँ से स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कॉलोनी बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, इससे पहले वो था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर था बट कॉलोनी नहीं बना था, मतलब पूरा कंट्रोल नहीं आया था। बट अब नाउ उन लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया कॉलोनाइजेशन। तो अब इतना कुछ ज़्यादा देखने को है नहीं इसमें, इस एक्ट में थोड़ा सा कुछ पार्ट है हम लोग देखते हैं। सो नाउ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। And who was the first Governor General of India? Lord William Bentinck was the first Governor General of India. क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन चुका है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देन हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? आई डोंट नो, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। यही बंदा था, ये जो बंदा था यही लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। नाउ ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड इन हिम ऑल द सिविल एंड मिलिट्री पावर्स।
तो सारी पावर जो थी इस बंदे को दे दी गई। नाउ दिस इज फाइनली वन मैन शो। जो पावर लास्ट में डिवाइड की गई थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, वो करके पूरी पावर्स इस भाई के हाथ में लाके देती। तो गवर्नर जनरल नोन एज गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो नाउ हिज काउंसिल नोन एज इंडियन काउंसिल। फर्स्ट टाइम इस गवर्नर जनरल या किसी गवर्नर की काउंसिल को इंडियन काउंसिल का नाम दिया गया फर्स्ट टाइम। देन फोर्थ मेंबर एडेड इन काउंसिल फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस, एंड हु वाज दैट पर्सन? लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले वाज दैट पर्सन। सो लॉ कमीशन अंडर मेकाले वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो बोलते हैं कि लॉर्ड मेकाले वाज द फादर ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। एक्चुअली वो लोग बोलते हैं, इंडियंस नहीं मानते, बट हाँ उस बंदे ने कुछ अच्छे काम किए कि जो लॉज मतलब कि अगर आज भी इंडिया में देखो CRPC और IPC है वो इसी महाशय की बनाई हुई है। और आज के उस टाइम पे जब उसने जो रूल्स बनाए थे, जो मतलब कि रूल्स तो वही चलते आ रहे हैं, जो सारे सेक्शन से वही है, बट सबसे मेन चीज़ पता क्या? सबसे मेन चीज़ है कि कोई पनिशमेंट के उस पर जो चार्ज लगता था ना, जैसे अगर ड्रिंक करके हंगामा करने का चार्ज उस टाइम पे 10 रुपये था। 10 रुपये उस टाइम पे बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था 1833 में। तो सरप्राइजिंगली ये बात ये है कि आज भी वो ड्रिंक करके हंगामा करने का जो चार्ज है वो आज भी 10 रुपये। मतलब कि अमेंडमेंट उस चीज़ में होनी चाहिए IPC और CRPC में, बट नहीं हो रहा है। पता नहीं गवर्नमेंट कब वो करेगी, वो गवर्नमेंट का इशू है। तो आप लोग सिविल सर्वेंट बनिए और सजेस्ट कीजिए गवर्नमेंट को, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो आप ही को संभालना। हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट उसमें कि ड्राफ्टिंग जो भी वो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, तो जो लॉज बनते हैं उसका सजेशन ब्यूरोक्रेट्स देते हैं गवर्नमेंट को। So it's your responsibilities. So now Law Commission under Macaulay was constituted, beginning of Central Legislative Council in India. Then founded Indian Civil Service. तो इंडियन सिविल सर्विस स्टार्ट हुई, बट वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई थी। दिस एक्ट वाज प्रपोज्ड फॉर इंडियन सिविल सर्विस, मतलब प्रपोजल वो हुआ था बट रेगुलेट नहीं किया गया था। सो दिस इज रेगुलेटिंग एक्ट है चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833। नाउ नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल डिस्कस लास्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1853, और उसके बाद की जो उसके बाद से स्टार्ट होगा क्राउन रूल, गवर्नमेंट इंडिया, क्राउन रूल के बाद गवर्नमेंट इंडिया एक्ट्स आएंगे। तो हम लोग वो शॉर्ट लेक्चर बाय लेक्चर वो डिस्कस करते आएंगे, ताकि जो है अगर सारे उसको कंबाइन करके एक बड़ा लेक्चर बना दें 2-3 घंटे का, तो वो शायद 1-2 घंटे का बनेगा, तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। छोटे छोटे होते हैं कि जैसे मैंने लक्ष्मीकांत जब फर्स्ट टाइम पढ़ी थी तो बल्कि की बुक थी, 800 कुछ पेजेस की बुक थी। अब स्टार्टिंग में आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा ना बोरिंग लगने लगता, तो मैंने क्या किया कि छोटे छोटे सेक्शंस में उस बुक को डिवाइड कर दिया था। तो एक टास्क था कि भाई छोटे से पार्ट इसको ख़त्म किया, देन नेक्स्ट बुक का करना है। लेकिन बुक एक ही थी बट छोटे छोटे उसके पार्ट्स है, तो मुझे वो पढ़ने में मज़ा आ रहा था और बोरिंग नहीं हुई। लक्ष्मीकांत मैंने इजीली कवर अप कर दी थी, तो ये वही मैं करने की कोशिश करूँगी। छोटे छोटे लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे कि छोटे छोटे पार्ट को उठा के, तो बोरिंग में हाँ नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ जाएंगे, कंटेंट वही रहेगा, नॉलेज वही रहेगा, सारी चीज़ें वही, बट नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ेंगे, बट एक बोरिंग नहीं होगी और कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। क्या अगर 2 घंटे का आप लेक्चर कोई देख रहे हो तो ना कि आगे का आपको समझ में आया पूरा, बट लास्ट बात का वो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो वो हम लोग उस चीज़ को हम ब्रेक करके छोटे पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इनफ फॉर दिस एक्ट।